गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्याओं में से ये सभी टॉपिक अपन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कक्षा 10वीं गणित विषय का प्रथम पाठ है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या पाठ शुरू करने से पहले एक बार उन सभी संख्याओं के प्रकार पर नज़र दौड़ा दी जाए, उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वे संख्याएं जिनके प्रकार हमने कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़े थे। तो उन संख्याओं के प्रकार में पहला प्रकार है प्राकृत संख्या है। अंग्रेजी के बड़े एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। हाँ, नेचुरल कहाँ ज़रूरत पड़ती है, इनकी आवश्यकता पड़ती है गिनने के लिए, काउंटिंग। वस्तुओं को, नगों को, समूहों को अगर गिनना हो तो कौन सी संख्या यूज लेंगे? प्राकृत संख्या है। और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एन से। और ये संख्या होती है जब भी हमें गिनना हो तो न्यूनतम शुरू 1 से होगा, 1 2 3, और ये धनात्मक दिशा में सभी पूरे अंक क्या कहलाएंगे? प्राकृत संख्या है। नेचुरल यानी प्राकृतिक, वे जिनकी खोज हमें पता नहीं है या इंसान ने अपनी उत्पत्ति के समय से ही इनका उपयोग करना शुरू कर दिया था। भले ये इस रूप में नहीं थे लेकिन अन्य किसी प्रतीक रूप में भी थे, लेकिन वो 1 2 3 या गिनना आरंभ कर लिए थे। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को एज इट इज मैं लिख लेता हूँ। सभी पूरे अंक धनात्मक दिशा में, अपरिमित, अनंत तक, और इसके साथ एक और अंक जोड़ना है, वो है शून्य। अगर प्राकृत संख्या के अंदर 0 को अगर शामिल कर लिया जाए तो वो वाली संख्या बन जाएगी पूर्ण संख्या है। माना ये जाता है कि शून्य की खोज भारत में आर्यभट्ट ने की थी। अलग अलग देशों का अलग अलग मानना है, वो चलो अलग है। पूर्ण संख्या हो गई। प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित किया गया तो 0 1 2 3 और धनात्मक दिशा में अनंत तक, ये हो गई पूर्ण संख्या। अगला प्रकार है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के लिए पूर्ण संख्या का ये रूप में एज इट इज़ यहाँ लिख रहा हूँ, 0 1 2 3 और धनात्मक दिशा में अनंत तक। इन धनात्मक पक्ष के साथ साथ अगर ऋणात्मक पक्ष को भी शामिल कर लिया जाए, -1, -2, -3, और ये भी इधर अनंत तक है, तो ये वाली सामूहिक रूप से संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्णांक। ऋणात्मक पक्ष, धनात्मक पक्ष और शून्य, इन सभी को सम्मिलित करके क्या बनेगी? पूर्णांक बनेगी। यानी पूर्ण संख्याओं में और किसको जोड़ना है? नेगेटिव नंबर। ऋणात्मक संख्याओं को अगर जोड़ोगे तो क्या बनेगा? पूर्णांक बन जाएगा। हाँ, पूर्णांक के बाद एक नई संख्या आ रही है, संख्याओं का प्रकार आ रहा है परिमेय संख्या। अच्छा है टॉपिक। परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको P/Q रूप में लिखा जा सके। शब्द क्या है? लिखा जा सके। लिखा हुआ हो वो मायने नहीं रखता है, अगर उसमें आप को संशोधन करके उसको लिख सकते हो, लिखा जा सके। जहाँ P और Q क्या होने चाहिए? पूरे अंक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, चाहे प्लस के हो माइनस के हो, और अंत में है कभी भी बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कुछ उदाहरण ले रहे हैं, देखिए। 4/5, ये भी पूरा अंक, ये भी पूरा अंक, मतलब परिमेय संख्या। दूसरा, जैसे केवल 5, P/Q, अंश है, हर नहीं है तो बट्टे में 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने से इसके मूल मान में कोई बदलाव नहीं आया। 1 का भाग 5 में देंगे, अब भी ये 5 ही है। ये भी पूरा अंक है, ये भी पूरा अंक है। 5/1 अर्थात 5 भी क्या है? परिमेय संख्या। नेक्स्ट, 0। कंडीशन ये थी कि बट्टे में 0 नहीं हो सकता, अंश में 0 हो सकता है। इसके बटे में आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ मैंने 1 लिख लिया, यहाँ भी 1 लिख लिया, आप 5 10 कितने भी लिखो, ये भी P/Q रूप में है। P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होना चाहिए, बस इस जगह 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब शून्य भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसके अलावा एक अंक ले रहा हूँ, 1.2/3, 1.2। P/Q रूप में तो पहले से है। समस्या ये है कि ये पूरा अंक नहीं है।
P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। ये पूरा पूरा अंक नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है कि लिखा जा सके। अगर इसमें कुछ बदलाव करें, बदलाव कैसे करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो एक के बाद दशमलव था तो यहाँ शून्य लगेगा, ये बन गया 12/30। और अगर 6 से भाग देंगे तो इसमें 2 बार और ये कटेगा 5 बार। ये भी पूरा अंक, ये भी पूरा अंक, अर्थात परिमेय संख्या। ध्यान रखना 12/30 परिमेय संख्या है, 1.2/3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव हटाने के बाद वो इस रूप में बन जाएगी। तो ये थी परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिनको P/Q रूप में लिख सकें। P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक, और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसकी परिभाषा आप ये मान सकते हो कि पहला तो ये लिख लो कि जिसको P/Q रूप में नहीं लिखा जा सके। बाकी वाली कंडीशन सेम है, P और Q है वो पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P/Q रूप में न लिखा जा सके वे सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या। या फिर इसकी एक डेफिनेशन आप और दे सकते हो, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है। अगर लिखा जा सके तो वो परिमेय है, अगर परिमेय नहीं है तो फिर वो क्या है, अपरिमेय है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण जैसे वर्गमूल 2 बटे में कुछ नहीं है, लिख लेते हैं 1। अब P/Q रूप में तो है, लेकिन द्वितीय कंडीशन है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। ये तो पूरा अंक है, लेकिन ये पूरा अंक नहीं है। इसका अगर आप विस्तार करोगे तो ये अनंत तक जाता है। इसका फिक्स मान नहीं है, फिक्स नहीं है मतलब पूरा पूरा अंक नहीं है, अर्थात ये वर्गमूल 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार वर्गमूल वाली सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूरा पूरा वर्ग नहीं है, वे सभी संख्याएं कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। एक स्पेशल संख्या लिख रहा हूँ पाई, जिसका मान आमतौर पर हम लेते हैं 22/7, या कोई दशमलव रूप में इस रूप में भी यूज ले रहा है, कोई इसका मान ये भी होता है 355/113। ये संख्या परिमेय है क्योंकि P/Q रूप में है, पूरे पूरे अंक है। ये संख्या भी दशमलव में 2 अंक है, हटाएंगे बटे में 100 आएंगे, काटेंगे, वही संख्या बन जाएगी P/Q रूप में। ये भी क्या होगी, परिमेय। ये तो पहले से है, ये भी पूरा अंक, ये भी पूरा अंक, मतलब ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या। लेकिन ये पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। वजह ये है कि पाई का जो मान है 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, सन्निकटन मान है, नज़दीकी मान है। पाई मूल रूप से एक अनुपात है किसी वृत्त की परिधि और व्यास के मध्य। एक वृत्त है, इसकी परिधि होती है 2πr, जनरली इसमें भी पाई जोड़ा हुआ है, लेकिन अगर अनुपात देख रहे हैं और इसका जो व्यास होता है वो होता है 2r। अगर इनका अनुपात देखें तो r से r और 2 से 2 क्या रह गया, पाई। यानी पाई एक अनुपात होता है, और ये गोल होने की वजह से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि पाई का भी एग्जैक्ट मान हमें मालूम नहीं है। दशमलव के बाद लगभग 5 लाख अंकों तक अलग अलग सुपर कंप्यूटर्स ने इसकी खोज की, अब भी उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें मालूम नहीं हुआ है। इस वजह से पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्याओं के साथ भिन्न संख्याओं को जोड़ा, दशमलव वाली संख्याओं को भी जोड़ा। दशमलव वाली संख्याओं में कुछ संख्या ऐसी होती है जो परिमेय नहीं होती है, बाकी अमूमन अपन मान सकते हैं कि भिन्न और दशमलव इन सब के साथ जुड़ जाए, ये क्या बनेगी, परिमेय। और परिमेय के बाद अपरिमेय संख्याएं अलग है। अपरिमेय संख्या में वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई, ये सभी कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। इसके अंदर दशमलव प्रसार का एक रूप होता है अशांत अनावर्ती वाला, वो भी अपरिमेय होता है। वो आगे जब दशमलव प्रसार पढ़ेंगे तब उसको समझ लेंगे। नेक्स्ट संख्या आ रही है वास्तविक संख्या, यही हमारे अध्याय का नाम है, इसी के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। वास्तविक संख्या क्या होती है, शब्द क्या कह रहा है, शब्द कह रहा है जो वास्तव में है, वास्तविक। अपनी परिभाषा में अपन यूँ मानेंगे कि परिमेय
धन अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय इन दोनों को, यानी इन सभी को अगर सम्मिलित कर लिया जाए, परिमेय भी सम्मिलित है, अपरिमेय भी सम्मिलित है, बाकी वाली सभी संख्याएं सम्मिलित है, तो वो वाली संख्या क्या बनेगी? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। परिमेय प्लस अपरिमेय। अब प्राकृत संख्या से पूर्ण बनी, पूर्ण से पूर्णांक बना, पूर्णांक से परिमेय संख्या बनी, और यहाँ तक हो गई परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अलग थी जो परिमेय नहीं है, उन दोनों का जोड़ क्या हो गया? वास्तविक संख्या है। इस पाठ में वास्तविक संख्याओं के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो परिमेय संख्या के लिए एक प्रमेयिका आएगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसमें हम विभिन्न संक्रियाएं का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा लसप मसप, और इसके बाद अपन इसका दशमलव प्रसार भी पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याओं को इस पाठ में हमें क्या करना है? सिद्ध करना सीखना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। बोर्ड साफ करने से पहले एक बार पुनः थोड़ा सा मैं पूर्णांक को विस्तृत समझा देता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर आगे खूब सारे सवाल बनेंगे। पूर्णांक संख्याओं को हमने लिखा है पूर्णांक 0, 1, 2, 3, और इधर -1, -2, और इधर अनंत तक। 0 को अगर अलग रखें तो 0 से इधर वाला ये जो पक्ष है ये कहलाता है धनात्मक पक्ष, और 0 से बाईं तरफ पक्ष कहलाता है ऋणात्मक। 0 न धनात्मक है न ऋणात्मक है। जब भी आगे सवाल आएगा कि धनात्मक पूर्णांक, तो इसका मतलब 0 को सम्मिलित नहीं करेंगे, 0 के बाद 1 से शुरू होगा, यानी इनको अगर ध्यान से देखो तो ये यही संख्या है, प्राकृत संख्या। धनात्मक पूर्णांक जो भी होगा वो कौन सी संख्या होगी? प्राकृत संख्या होगी। पहले अध्याय का पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कहता है? यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक यानी प्राकृत संख्या है तो दो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q व r विद्यमान होते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान 0 के बराबर या बड़ा होगा और b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। परिभाषा देख के हमें कुछ खास पता नहीं चल रहा है, इसके लिए अपन एक भाग का उदाहरण लेते हैं। जैसे अलग अलग संख्याओं में अगर मैं 4 का भाग देता हूँ और एक यहाँ लिख लेता हूँ 20 में 4 का भाग। 4 का 17 में भाग दोगे, भाग जाएगा 4 बार, यहाँ आएगा 16, शेष पल रहेगा 1। इधर वापस भाग 4 बार, 16, शेष पल रह गया 2। 19 में भाग पुनः 4 बार, यहाँ आएगा 16 और शेष पल रहेगा 3, और यहाँ भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 20 में से 20 गए, पीछे रहा 0। अब जब भी हम भाग करते हैं, हमारा भाग सही है या नहीं है, उसको चेक करने का एक तरीका अपन अपनाते हैं। वो तरीका ये होता है, इस 4 को इस 4 से गुणा करते हैं और जो शेष पल रहता है उसको जोड़ते हैं, तब ये वाली संख्या आनी चाहिए। 4 गुणा 4 16 और 1 17। इनको किन किन नाम से पुकारा जाता है वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। जिसका हम भाग देते हैं उसको गणित की भाषा में भाजक कहते हैं, तोड़ने वाला। जिसमें भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाज्य, टूटने वाला। और भाग देने के बाद जो परिणाम आता है उसे कहते हैं भागफल, और भागफल के बाद जो शेष बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल। इस भाग को चेक करने का तरीका ये होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब अगर इस संख्या को यहाँ रखें तो भाजक कौन था 4, तो यहाँ आएगा 4 गुणा भागफल कितना आया 4, इसको यहाँ लिखा 4, शेषफल क्या बचा 1, 4 गुणा 4 16 और 1 17, और 17 हमारा क्या था भाज्य था। इसी रूप को इस रूप में डाला हुआ है, भाज्य को यह नाम लिखा हुआ है a, जो भाजक होता है उसके लिए यहाँ सिंबल रखा है b, भागफल के लिए सिंबल रखा है q, और जो शेषफल है उसके लिए रखा है r। रिमाइंडर, भाज्य के लिए a, भाजक के लिए b, भागफल के लिए q और शेषफल के लिए r। अगर यहाँ ध्यान से देखें a बराबर b गुणा q प्लस r, a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर बी क्यू प्लस r, ये स्थिति तो ठीक है। एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो वो भाग चेक करने का जो तरीका है वो ही तरीका क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब एक कंडीशन आगे और दे रखी है ये वाली। अब यहाँ ध्यान से देखोगे r क्या था शेषफल, r था शेषफल, b था भाजक, यानी भाजक और शेषफल के मध्य कुछ प्रतिबंध दे रखा है। प्रतिबंध ये है, हम जब भी 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है। शेषफल अगर ध्यान से देखें तो यहाँ शेषफल आया 1, यहाँ 4 का भाग दिया था वापस शेषफल आया 2, इधर आया 3 और यहाँ पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल आया 0। ध्यान से देखो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि शेषफल भाजक से बड़ा आ जाए, भाग दे रहे थे 4 का और बच गया 6, ऐसा संभव नहीं है। तो 4 का जब भी हमने भाग दिया शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, यानी ये जो शेषफल है 0 आ सकता है, इसलिए यहाँ बराबर लगा है, और 0 से बड़ा आएगा यानी 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3, परंतु भाजक से छोटा होगा। अगर 4 का भाग दे रहे हो तो हाईएस्ट शेषफल कितना बचेगा 3। इसी प्रकार अगर 6 का भाग दे रहे हो तो हाईएस्ट शेषफल बचेगा 5। 0 से लेकर 5 तक कोई भी संख्या बच सकती है। तो ये वाला लिखा हुआ है कि r है यानी शेषफल है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और हमेशा भाजक से क्या होगा छोटा होगा। ये जो प्रमेय है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, a बराबर बी क्यू प्लस r, अगर इन सभी गुणा को भी यहाँ इस रूप में लिखें तो ध्यान से देखिए ये जो 18 लिखा हुआ है, 18 को अपन इस तरह लिख सकते हैं, 18 बराबर 4 गुणा 4 प्लस 2, 4 गुणा 4 प्लस 2। इसी प्रकार 19 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4 प्लस 3, और 20 को लिखा जा सकता है 4 का भाग दिया, 5 बार भाग गया और शेषफल क्या रहा 0। ये सभी शेषफल है कब, जब हमने भाग किसका दिया था 4 का, यानी 4 का भाग देने पर शेषफल 0 1 2 3 आ सकते हैं। दो संख्या आपके सामने लिखता हूँ। पहली संख्या है 4 व दूसरी संख्या है 15। आपको बोला जाएगा कि 4 व 15 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को सत्यापित कीजिए या उस रूप में लिखिए, a बराबर बी क्यू प्लस r रूप में लिखिए। ध्यान रखना यहाँ दो धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं a और b, यानी एक a है और एक b है। अब कौन सा a है कौन सा b है उसका पता कैसे करें। हमारे कोर्स में अमूमन हमें हमेशा बड़ी संख्या को a मानना है और छोटी संख्या को b मानना है, लेकिन प्रमेय के लिए ये कोई तय सीमा नहीं है, आप किसी को भी a मान सकते हो किसी को भी b मान सकते हो। पहले मैं इसको a मानता हूँ इसको b मानता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि a के अंदर भाग देना है b का, यानी 15 में मैं भाग दूंगा किसका 4 का, भाग जाएगा 3 बार 12 और शेषफल रह गया 3। यानी यूक्लिड के रूप में अगर लिखना चाहें तो ये लिखा जाएगा 15 बराबर 4 गुणा 3 प्लस 3। अगर आप 15 में 4 का भाग देते हो तो किसी भी रूप में भागफल हमेशा 3 आएगा और शेषफल हमेशा 3 बचेगा, इनके अलावा और कोई अंक संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है अद्वितीय। ये जोड़ी अद्वितीय है कि भागफल भी
3 बार और शेषफल आया है 3। अब यानी ये जो 4 और 15 था इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। अब अगर किसी ने बोल दिया नहीं इसको A मानो और इसको B मानो, इसका मतलब 4 में भाग दीजिए 15 का। अब 4 में 15 का भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए भाग दे सकते हैं। 4 में भाग कितने का देंगे, 15 का। अब अपन 15 का पहाड़ा बोलेंगे, 4 तो कम है, नहीं जाएगा तो हम लगाएंगे 0 और दशमलव, यहाँ 0 करेंगे फिर भाग देंगे। लेकिन जो ही 0 दशमलव आया, ये जो यहाँ परिणाम आ रहा है वो है भागफल यानी Q का मान है। और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूरा पूरा अंक होना चाहिए। Q के लिए कंडीशन ये है कि पूरा पूरा अंक होना चाहिए। अब दशमलव आया तो पूरा पूरा अंक नहीं हुआ, तब कंडीशन क्या है, जब भी 15 का 4 में भाग देना हो, एक भी बाहर नहीं जा रहा है तो एक से भी छोटा अंक है 0, 0 बार भाग जाएगा। 15 गुणा 0 0 और घटाएंगे तो शेषफल क्या रहेगा, 4। यानी यहाँ ये भाज्य था, ये A था, ये भाजक यानी B, ये आया Q और ये है R। और अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे तो वो इस रूप में लिखा जाएगा, A बराबर यानी 4 बराबर भाग किसका दिया था, 15 का, कितनी बार गया, 0 बार, और शेषफल क्या बच गया, 4। ये भी सही है। ध्यान रखना Q भी 0 हो सकता है, R भी 0 हो सकता है। क्यों, पूर्णांक है, पूर्णांक में 0 सम्मिलित है। अब एक तो आपको ये प्रश्नावली या आगे वाले सभी प्रश्नावलियाँ जो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित है, रिलेटेड है, उनके लिए आपको फटाफट में ये लिखना आना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको अभी 2 मिनट के लिए 5 सवाल आपके बोर्ड पर आ रहे हैं, फटाफट एक बार वीडियो पॉज करके 5 सवाल कीजिए, उनको इस रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आधारित किताब का प्रथम उदाहरण है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3Q या 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ध्यान रखना, जब भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे तब एक तो शब्द दिया आएगा कोई भी धनात्मक पूर्णांक और आगे उसका रूप दिया हुआ हो। जब भी ऐसा सवाल आता है तब हमें हल करते समय हमेशा ये जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक वो सर्वदा किसका मान होता है, A का। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में A और B दोनों दिए हुए होने चाहिए। A तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, तो B कहाँ से लाएंगे। B के लिए तर्क ये है कि उनका रूप कैसा दिया हुआ है, रूप के अनुसार हम B तय करेंगे कि किसका हमें भाग देना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखो 3Q, ये BQ, इधर 3Q, इधर भी 3Q, इधर भी 3Q, यानी B और 3 ये मैच कर रहा है। तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक तो A हो गया और B का जो मान है वो कितना मानेंगे, 3। B का मान कितना मान लिया, 3। A की जगह A रखा जाएगा और B की जगह किसको रखेंगे, 3 को। अब A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसका अगर मान रखेंगे, अब यदि A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में प्रयोग करेंगे तो ये यूँ लिखा जाएगा A बराबर BQ प्लस R, यानी A की जगह लिखेंगे A बराबर B की जगह लिखा जाएगा 3Q प्लस R, A बराबर 3Q प्लस R। ये जब भी लिखते हैं साथ में ये लिखना है जहाँ 0 से बड़ा होगा कौन, R, और छोटा किससे होगा, B से, यानी B का मान हमने रखा था 3, यानी ये। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे, R का मान 0 से बराबर या बड़ा
तब आर के मान क्या क्या संभव है। आर का मान बराबर होगा 0 का, यानी 0 से शुरू होके भाजक से 1 कम तक, भाजक है 3 तो 0, 1 और 2, ये मान किसके होंगे, आर के। आर के जो 3 मान हैं 0, 1, 2, इन सबको इसके अंदर रखेंगे तो हमें वे संख्या प्राप्त होगी, वे रूप प्राप्त होंगे जो किसी भी संख्या में 3 का भाग देकर प्राप्त किए जा सकते हैं। अब 3 का भाग दिया तब शेषफल ये रहेगा 0, 1, 2। इसको अगर यहाँ रखेंगे तो प्रथम रूप ऐसे आएगा a बराबर 3q प्लस 0। दूसरा रूप आएगा a बराबर 3q प्लस 1 और तीसरा आएगा 0 रख लिया, 1 रख लिया, अब क्या रखेंगे 2। a बराबर 3q प्लस 2, अर्थात 3 का भाग देने पर ये तीनों रूप ही संभव है, इसके अलावा और कोई रूप संभव नहीं है। इसको अगर थोड़ा सा सरल करें तो ये बन रहा है a बराबर 3q प्लस 0, कोई अर्थ नहीं। ये वाला है a बराबर 3q प्लस 1 और ये है a बराबर 3q प्लस 2, यानी या तो 3q का रूप होगा या 3q प्लस 1 का रूप होगा या 3q प्लस 2 का रूप होगा। अंत में एक लाइन लिखनी है, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो हमने यहाँ a को माना है, a इधर भी है, इधर कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो 3q के रूप में या 3q प्लस 1 के रूप में या 3q प्लस 2 के रूप में होता है, के रूप में होता है। ध्यान रखना, यह हमसे पूछा था कोई भी धनात्मक पूर्णांक, एज इट इज़ पूछा था कि वो इस रूप में होता है। आगे वाले जो भी प्रश्न आएंगे, अगले उदाहरण आएंगे, उनमें क्या होगा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक के साथ कोई एक संक्रिया जोड़ेगा, या वर्ग करेगा या घन करेगा, अलग अलग रूपों में आगे हम पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक का अगला उदाहरण है उदाहरण संख्या 3, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है एक बार देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां m कोई पूर्णांक है। कंडीशन सेम है। धनात्मक पूर्णांक की जब भी बात की जाएगी तो उसको हम हमेशा क्या मानेंगे, a, और b का मान दिए हुए रूप के अनुसार हम स्वयं तय करेंगे। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a, तथा b का मान क्या मानेंगे। यहाँ भी अगर आप तुलना करो तो 3m यानी साथ में प्लस 0 लिखा हुआ है, यानी इस रूप में है bq प्लस r, q की जगह m है, r की जगह 0 आएगा, और हो सकता है r की जगह 1 आएगा, तो ये 3q, यानी b बराबर कितना मानते हैं, 3। अब a और b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर उसका रूप क्या बनेगा, a बराबर b की जगह अगर 3 आ गया तो 3q प्लस r, जहाँ r है वो 0 से बड़ा या बराबर, और हमेशा b यानी भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, यानी वापस r का मान वही आ गया जो पहले वाले उदाहरण में था, 0, 1 और 2। अब ये 0, 1 और 2 ये सभी मान अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखेंगे तो हमें वे सभी मान प्राप्त हो जाएंगे, वो सभी रूप प्राप्त हो जाएंगे जो 3 का भाग देने से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से रूप हैं, जो भी रूप है उन प्रत्येक रूप का हमें क्या करना है, वर्ग, और वर्ग करेंगे वो वर्ग या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आना चाहिए। देखिएगा, पहला है a बराबर 3q प्लस r, r का प्रथम मान है 0, तो ये लिखेंगे 3q प्लस 0। दूसरा r का मान 1, बाकी सेम,
ए बराबर 3q प्लस 1। तीसरा r का मान 2, तो तीसरी बनेगा a बराबर 3q प्लस 2, यानी 3 का भाग देने पर ये तीनों रूप ही संभव है। हमें इन सभी रूपों का क्या करना है, वर्ग। यहाँ ध्यान से देखेंगे +0 है, +0 को मैं हटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, वर्ग। यहाँ भी वर्ग, इधर भी दोनों तरफ वर्ग, और यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग। यहाँ वर्ग करेंगे तो a² यानी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर 3 का वर्ग होगा 9 और q का वर्ग होगा q²। इसी प्रकार यहाँ a का वर्ग a², यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर वाला सूत्र लग रहा है। a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ a की जगह लिखा जाएगा 3q और b की जगह लिखा जाएगा 1, तो वो होगा a² यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2a का मान 3q, b का मान 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से इधर फॉर्मूला सेम, a² बराबर यहाँ a का मान 3q, b का मान 2, तो सूत्र लगेगा a² यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणा 3q, ये हो गया a का मान, और गुणा b यानी 2 और प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग। सरल करें, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी ये किस रूप में होना चाहिए, 3m यानी 3 गुणा m यानी 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए या फिर 1 बचना चाहिए। ध्यान से देखिए, अब इसको किस रूप में लिखेंगे, a² बराबर इस 9 को यूँ लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 3 9, और q है स्क्वायर की जगह क्या लिख लो, q²। इसमें a² बराबर 3 और इस पूरे कोष्ठक की जगह क्या मान लो, m, जहाँ m क्या है, 3q² है। यानी ये वाला जो रूप था उसको हमने किस रूप में दर्शा लिया, 3m के रूप में। कौन सा रूप बन गया, 3m। दूसरा है इधर, अगर सरल करें, a² बराबर 3 का वर्ग 9, q का वर्ग q², इधर गुणा करें 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 1 6, चर में केवल q है और यहाँ होगा प्लस 1। इसके लिए या तो सभी में से 3 कॉमन लेना है या फिर एक छोड़ के कॉमन लेना है। तो यहाँ अगर इस एक को अलग छोड़ दें तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, तो यहाँ रहेगा 3q² और 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 और ये रहेगा q प्लस 1। ये जो कोष्ठक में लिखा हुआ है इसको वापस क्या मान देंगे, m लिखेंगे, तो ये यूँ लिखा जाएगा a² बराबर 3 गुणा m प्लस 1, और जहाँ m का मान कितना है, 3q² प्लस 2q, यानी सेकेंड जो रूप था वो किस रूप में बन गया, 3m प्लस 1। तीसरा है a² बराबर 3 का वर्ग 9, q का वर्ग q² प्लस 2 गुणा 3 6, 6 दूनी 12, q प्लस 2 का वर्ग 4। अब थोड़ी सी दिक्कत ये है कि a² बराबर, अब यहाँ 1 2 3 पद है, 3 पद में से हमें या तो सभी में से 3 कॉमन लेना है या एक बच जाए उसके अलावा 3 कॉमन
आना चाहिए। अब इसमें से 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। तो 4 को हम यूँ लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 3 + 1, बोर्ड में दिख रहा होगा 3 + 1। इसके टुकड़े करेंगे तो ये यूँ लिखा जाएगा 9q² + 12q + 4 की जगह लिखा 3 + 1। अब इस पूरे में से 3 कॉमन आ सकता है तो यूँ लिखा जाएगा a² = 3। अगर उभयनिष्ठ ले लिए गए तो यहाँ रहेगा 3q² + 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 बार, q + 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार और +1। पूरे कोष्टक को अगर m माने तो ये भी रूप बन गया 3m + 1, जहाँ m का मान क्या होगा 3q² + 4q + 1। यानी 3 का भाग देने पर ये 3 रूप बने थे। इन तीनों रूपों का हमने वर्ग किया तो या तो वो 3m आया या 3m + 1 आया या 3m + 1 आया, यानी दोनों ही थे 3m या 3m + 1। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इन 2 रूपों में ही होता है। अंत में लाइन लिखनी है, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m या 3m + 1 के रूप में होता है। दैट्स ऑल। उदाहरण के बाद अब प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न ये है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, एक शब्द आया विषम धनात्मक, पहले केवल धनात्मक था, अब विषम शब्द जुड़ा है, का वर्ग पहले कर चुके हैं, 8m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां m कोई पूर्णांक है। किताब में इस m की जगह q लिखा हुआ है, चूँकि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में यहाँ q ले रहे हैं तो फिर वहाँ q नहीं होना चाहिए, वहाँ क्या लिख लिया हमने m, उस रूप में लिखा जा सकता है। प्रश्न शुरू करने से पहले एक कंडीशन ये है कि जो a का मान है वो विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अभी तक केवल धनात्मक पूर्णांक था, अब कौन सा है, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो पहले तो विषम धनात्मक पूर्णांक अलग करेंगे और उसके बाद विषम धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग करेंगे वो इस रूप में आना चाहिए। माना धनात्मक पूर्णांक a, अब b का मान क्या रखें, b या जो भी मान रखेंगे उसके साथ q आएगा। सम विषम के लिए एक ही दायरा होता है कि 2 का भाग दीजिए, पूरा चला गया तो सम, नहीं गया तो विषम, लेकिन 2 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 2q, और 2q का जब वर्ग करेंगे तो 4q² आएगा, यानी किसी भी परिस्थिति में 8 कॉमन नहीं आएगा। तो जब 2 का भाग देने से काम नहीं चल रहा है तो इससे बड़ी संख्या लेंगे, सम संख्या लेंगे 4। अब 4 का भाग देंगे यानी b का मान कितना रखेंगे, 4। a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ऐसे लिखी जाएगी, a = 4, b की जगह क्या आ गया 4, और q की जगह q और r की जगह r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर और किससे छोटा होना चाहिए, b से, यानी 4 से क्या होना चाहिए, छोटा। 0 से शुरू करो, 4 से कम पे रुक जाना, यानी r का मान होगा 0, 1, 2 और 3। ये सभी मान संभव है। ये सब के सब मान उसी बात यहाँ रखने पर 4 अलग अलग रूपों में पता चलेंगे। अगर 0 रखेंगे यहाँ तो a = 4q होगा, a = 4q, या 1 रखेंगे तो 4q + 1 होगा, या फिर 2 रखेंगे तो 4q + 2, या फिर 4q + 3। चारों रूपों में से हमें देखना है कि कौन से सम हैं और कौन से विषम है। हमें केवल किन को लेना है,
विषम को लेना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सम विषम की परिभाषा ये होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, और पूरा पूरा भाग चला जाने का मतलब ये है कि उसमें से 2 कॉमन आ जाए। इधर ये जो 4q लिखा है इसको अपन 2 गुणा 2q लिख सकते हैं। 2 कॉमन आ गया, मतलब ये क्या है, सम। ये वाला रूप सम है। इधर यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा 2q प्लस 1। 4 में 2 कॉमन लिया तो 2, 2 में 2 का भाग 1 बार। इसमें भी 2 गुणा कुछ है, मतलब 2 कॉमन है, मतलब ये भी क्या है, सम। इसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा, लेकिन इधर कॉमन नहीं आएगा, इधर यहाँ कॉमन आएगा, यहाँ नहीं आएगा। या तो कोई धनात्मक पूर्णांक है, या तो सम होगा या विषम होगा। तो ये जब दोनों सम है, इसका मतलब जो ये दोनों शेष बचे हैं ये दोनों ही क्या है, विषम। ये भी विषम है और ये भी विषम है। 4 का भाग देंगे तो 4 रूप आएंगे। 4 रूप में से 2 रूप सम होंगे और 2 रूप विषम होंगे। हमें केवल किसका वर्ग करना है, विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, दोनों का यहाँ वर्ग करते हैं। पहला है a बराबर 4q प्लस 1 का, और दूसरा है a बराबर 4q प्लस 3 का। दोनों तरफ वर्ग करें। इधर भी सूत्र यहाँ लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अनुसार यहाँ विस्तारित करेंगे तो यह आएगा a स्क्वायर बराबर 4q का वर्ग, a वर्ग मतलब 4q का वर्ग, प्लस 2ab यानी 2 गुणा a का मान है 4q और b का मान आएगा 1 प्लस b का वर्ग यानी 1 का वर्ग। सरल करें और 4 का वर्ग हो गया 16q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 गुणा 1 8 गुणा q प्लस 1 का वर्ग 1। ध्यान से देखो, इन दोनों में 8 कॉमन आ रहा है, जैसा पहले वाले उदाहरण में लिया था। तो 8 कॉमन लेंगे, 16 में 8 का भाग 2 बार 2q स्क्वायर प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार, यानी केवल क्या बचेगा q, और प्लस क्या रह गया 1। इस पूरे की जगह क्या मानेंगे m, तो ये रूप हो गया 8m प्लस 1। क्या है ये, किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। वो किस रूप में आया, 8m प्लस 1 के रूप में आ रहा है। नेक्स्ट, इसका भी अगर वर्ग करें, सूत्र वही, a का मान 4q होगा, b का मान इस बार कितना होगा 3, यानी a का वर्ग बराबर 4q का वर्ग यानी a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणा 4q, b का मान इस बार कितना होगा 3 होगा। a का मान 4q, b का मान 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16q स्क्वायर, 4 दूनी 8 8 3 24 गुणा q प्लस 3 का वर्ग कितना हो गया 9। 8 कॉमन आना चाहिए, 1 बचना चाहिए। यहाँ 8 कॉमन आ रहा है, यहाँ 8 कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ 8 कॉमन नहीं आ रहा। अभी पहले वाले उदाहरण में किया था, 4 की जगह 3 प्लस 1 लिखा था, यहाँ 9 की जगह 8 प्लस 1 लिख लो। तो इस प्रकार बन जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस इस 9 की जगह क्या लिख लिया 8 प्लस 1। इस पूरे में से 8 ले लो कॉमन, तो 16 में 8 का भाग 2 बार 2q स्क्वायर प्लस 24 में अगर 8 का भाग देंगे तो 3 बार 3 गुणा q, 8 में 8 का भाग 1 बार प्लस का 1। इस पूरे कोष्टक को क्या मान लो m, तो ये होगा 8m प्लस 1। ये था क्या, ये a का वर्ग था। a कौन था, विषम धनात्मक पूर्णांक। 4q प्लस 1 का वर्ग किया तो भी 8m प्लस 1, 4q प्लस 3 का वर्ग किया तो भी 8m प्लस 1, अर्थात एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा 8m प्लस 1 के रूप में होता है। यहाँ दोनों जगह ये लिख लेना m की, यानी जहाँ m बराबर ये कोष्टक है
2q² प्लस q, और इधर m की जगह मान क्या है, जहाँ m बराबर ये पूरा कोष्टक है, यानी 2q² प्लस 3q प्लस 1। ठीक, लास्ट में एक लाइन लिखनी है, अतः एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप में होता है। दैट्स ऑल। ध्यान क्या रखना है, यह एक थोड़ी सी दिक्कत समस्या ये है, जनरली अगर अपन उदाहरण लें विषम धनात्मक पूर्णांक, अब अगर पूर्णांक को यहाँ थोड़ा गौर करके देखें तो पूर्णांक ये होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अगर केवल धनात्मक लूँ तो ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे तक। इसमें भी विषम लें तो सबसे पहला विषम 1, फिर 3, फिर 5। अब 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1। अब 1 के वर्ग 1 को इस रूप में अगर लिखना चाहें तो 8 गुणा m की जगह क्या रखेंगे, प्लस 1 आएगा। 8 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 0। ध्यान से देखो, ये मान किसका है, m का, जबकि m के लिए कंडीशन है कि m कोई धनात्मक पूर्णांक हो। ये तो धनात्मक नहीं है, 0 तो न धनात्मक है न ऋणात्मक है। बाकी सभी विषम पूर्णांकों के लिए ये सही है, इस रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन 1 के लिए धनात्मक पूर्णांक अगर कंडीशन है तो फिर उस रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब सभी विषम पूर्णांकों को अगर सत्यापित करना है तो 0 को भी m का मान मानना पड़ेगा, अर्थात किताब में जो ये धनात्मक शब्द लिखा हुआ है वो किताब में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए था, केवल m कोई क्या होगा, पूर्णांक होगा। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, या लिखा जा सकता है जहां m कोई पूर्णांक हो। ऐसा सवाल हमने अभी उदाहरण नंबर 3 किया था, वहां इस जगह वर्ग लिखा हुआ था और अब सवाल है घन का। अब वही माना धनात्मक पूर्णांक a है, यानी a को सिद्ध करना है कि वो इस रूप में होगा। b का मान क्या रखें, अब यहाँ घन का मतलब ये हुआ कि सूत्र लगेगा घात 3 वाला, a प्लस b की घात 3, वो होता है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² और प्लस b³। यानी यहाँ b का मान आप जो भी रखोगे वो आगे जाकर यहाँ a में पुट होगा, और a की घात कितनी होगी, 3। अगर सीधे तौर पर देखें और यहाँ अगर तुलना करें तो आपको लग रहा होगा m की जगह q है, ठीक है, प्लस 1 है, प्लस 8 है, लेकिन b की जगह क्या होना चाहिए, 9। अगर b की जगह 9 रखते हो तो r के मान 0, 1, 2 कहाँ तक आएंगे, 8 तक। यानी इन सभी 9 संख्याओं का आपको क्या करना पड़ेगा, घन, और प्रश्न क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अब हम ऐसी संख्या रखेंगे b का मान जब उसका घन करने से कम 9 कॉमन आ जाए, तो वो संख्या वापस क्या रख लेते हैं, 3। a का मान a, b का मान 3। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय में प्रयोग करेंगे तो a बराबर क्या क्या आएगा, a बराबर 3q प्लस r, और r के मान क्या क्या होंगे, 0 से शुरू करना है और 3 से पहले रुक जाना है, यानी 0, 1 और 2। ये सभी मान इसमें रखेंगे तो वो सभी रूप आ जाएंगे, तब जब हम 3 का भाग देते हैं उससे प्राप्त होते हैं। 0 रखा तो पहला रूप आ गया a बराबर 3q प्लस 0, यानी केवल 3q। दूसरा a बराबर 3q प्लस 1, और तीसरा है a बराबर 3q प्लस r का मान अब कितना होगा, 2। अब हमें
तीनों रूपों का क्या करना है, घन। घन का मतलब घात 3 लगाएंगे, इनमें से कोई न कोई एक रूप बनना चाहिए। सबसे पहले इसका घन करें तो दोनों तरफ अगर घन करें, इधर भी घन और यहाँ भी घन, यहाँ कोई सूत्र नहीं लगने वाला है। a की घात 3 यानी a क्यूब, 3 की घात 3 यानी 27 और क्यूब। अब इसको अगर उन तीनों रूपों में से एक रूप में दर्शाना चाहें तो ये कह रहा है पूरा 9 कॉमन आना चाहिए, ये कह रहा है 1 को अलग करने के बाद 9 कॉमन आना चाहिए, ये कह रहा 8 अलग करने के बाद 9 कॉमन, या इसमें से 9 कॉमन सीधे तौर पर आ रहा है। यानी a क्यूब बराबर 27 में से अगर 9 कॉमन लेंगे तो पीछे रहेगा 3 और ये रहेगा क्यूब। अर्थात अगर इस पूरे को m मान लें तो ये रूप होगा a क्यूब बराबर 9 गुणा m, जहाँ m किसके बराबर है, इस कोष्टक के बराबर है, यानी 3 क्यूब के बराबर। पहला रूप आ गया 9m, कितना आ गया 9m। इसी प्रकार दूसरे को सरल करेंगे, इसका भी हमें क्या करना है, घन, a क्यूब। अब यहाँ सूत्र लगेगा a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सरल करें तो ये लिखेंगे a क्यूब बराबर, ये पूरा होगा a का मान, ये होगा b का मान, a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ab के मान पुट करने हैं, a की जगह लिखा जाएगा 3q, यहाँ भी लिखा जाएगा 3q, b की जगह यहाँ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अगर सरल करें 3 का घन 27 क्यूब, 3 का वर्ग 9 गुणा 3 27 गुणा 1 27, क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर प्लस, पहले ये कोष्टक सरल करेंगे, 1 का वर्ग 1 गुणा 3 गुणा 3 9 गुणा क्यू और प्लस 1 की घात 3 यानी 1। अब इसमें से भी या तो सभी में से 9 कॉमन आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं, यहाँ 1 बच रहा है, यानी 1 बचने के बाद 9 कॉमन आने चाहिए। इन पूरे में से क्या कॉमन ले लेंगे, 9, तो ये यूँ रहेगा 9 अगर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 27 में 9 का भाग 3 बार क्यूब प्लस 27 में वापस 3 बार क्यू स्क्वायर प्लस 9 में से 9 बार आ गए, पीछे केवल क्यू और प्लस 1। इस पूरे कोष्टक को क्या मान लेंगे अपन, m, तो ये रूप बन जाएगा 9m प्लस 1 बराबर में है a क्यूब, यानी धनात्मक पूर्णांक का घन है वो 9m प्लस 1 के रूप में होगा, जहाँ m का मान क्या है, ये पूरा कोष्टक 3q प्लस 3q का वर्ग प्लस q। इसी प्रकार तीसरा पार्टीशन है ये सेम, जहाँ जैसा यहाँ कोष्टक को खोला है उसी प्रकार यहाँ भी उनका क्या करना है, घन। और यहाँ अगर घन करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा a क्यूब बराबर, सूत्र वही a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b की घात 3। ab के मान पुट कर लो, a की जगह 3q, यहाँ भी 3q और इधर भी 3q, b के मान है 2 और 2। सरल करो, a क्यूब बराबर 3 का घन 27 क्यूब प्लस 3 का वर्ग किया 9 ये 27 दूनी 54 54 और क्यू का वर्ग प्लस 2 का वर्ग किया 4 गुणा 3 12 गुणा 3 36 और क्यू की जगह क्यू और लास्ट में 2 की घात 3 कितनी हो गई, 8। जो ये 8 दिखा, ये वाला 8, मतलब शेष में से क्या कॉमन ले लो, 9 अगर कॉमन लेंगे तो a क्यूब बराबर 9 कॉमन लेंगे तो 27 में से 9 कॉमन गए, यानी 9 का भाग दिया तो 3 प्लस 54 में 9 का भाग दिया तो 6 क्यू स्क्वायर
प्लस 36 में 9 का भाग देंगे तो 4 बार और शेष रह गया 8। इस पूरे कोष्ठक को क्या मान लो, m मान लें, तो ये यूँ लिखा जाएगा 9m प्लस, इस पूरे की जगह m माना है और प्लस में है 8 और बराबर में क्या है, धनात्मक पूर्णांक का घन, जहाँ m बराबर क्या है, ये पूरा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ध्यान से देखना, 3 का हमने भाग दिया था, 3 रूप बने थे, तीनों रूपों का हमने क्या किया, घन किया। पहले का घन आया इस रूप में, दूसरा आया इस रूप में, तीसरा आया इस रूप में। अर्थात कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक का घन है या तो 9m के रूप में होगा या 9m प्लस 1 के रूप में होगा या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संबंधित प्रश्नावली में एक प्रश्न और रहा है। वो प्रश्न ये कहता है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वहाँ आपको b का मान 6 रखना है, तो 0 से लेकर 5 तक r के मान आएंगे, 6 संख्या बनेगी, 6 में से 3 संख्याओं में 2 कॉमन आ जाएगा और जिसमें कॉमन नहीं आता है तो अंत में ये लाइन लिखनी है कि या तो कोई संख्या सम होती है और अगर वो सम नहीं है तो वो विषम संख्या होती है। उसको आप स्वयं अभ्यास करेंगे।